हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज एक और ड्रामे की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ड्रामे के स्टार्ट में हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में फाई अपने रूम में व्हील चेयर पर बैठा होता है। तभी उसे पीछे से कुछ आहट सुनाई देती है। जब वो मुड़कर देखता है तो एक लड़की आकर उसके पीछे खड़ी होती है। उसे देखकर फेई को लगता है कि उसने पहले उसे कहीं तो देखा है। वह लड़की अपने मन में सोचती है, बहुत दिन बाद तुम्हें देखा है। तभी सीलिंग से एक जग गिरता है और वह लड़की तेजी से उसे पकड़ लेती है। वह उससे इम्प्रेस हो जाता है। वह कहता है, वाह, तुम्हें तो इसे पकड़ने में एक्सपीरियंस है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। वह लड़की कहती है कि मेरा नाम मूरोंग है और आज से मैं तुम्हारी पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ। तभी सामने से एक डांट उड़ता हुआ आता है। मूरोंग फिर से उसे अपने मुंह से पकड़ लेती है। फेई अब थोड़ा थोड़ा उससे डरने लगता है। वह लड़की पानी का जग लेकर उसकी तरफ बढ़ती है और वह कहता है, मेरे पास मत आना। तभी जमीन पर बंधे रोप से एक लड़की का पैर लग जाता है और वह नीचे गिर जाती है। तब फेई उससे कहता है कि मैं तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ क्योंकि तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया है। मोरेंग को याद आता है जब वह फेई के साथ थी तब उसे इसी तरह तंग करती थी, उसे पढ़ने नहीं देती थी, वह हमेशा बात करने को कहती थी। अपने आप को संभाल कर मोरेंग खड़ी होती है। वह फेई के कपड़े साफ करने लगती है। फेई गुस्से में मना करता है और कहता है कि तुम मुझे पसंद नहीं आई हो और मुझे टच करने की कोशिश मत करना। तुम ज्यादा परेशान अगर करोगी तो मैं दादी को सब बता दूंगा। इतना सुनने के बाद मूरोंग कहती है कि 3 महीने पहले तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से तुम्हारी बैकबोन खराब हो गई, तुम्हारे दोनों पैर बेकार हो गए और तुम व्हील चेयर पर आ गए। तुम्हारी दादी को लगता है कि ये एक्सीडेंट नहीं था बल्कि कोई तुम्हें जानबूझकर मारना चाहता है। उन्होंने बहुत पैसे खर्च करके मुझे बॉडीगार्ड रखा है, इसीलिए तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी ताकि तुम सेफ रह सको। फेई कहता है कि मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मुझे अब फ्रेश एयर चाहिए, मुझे यहाँ से ले चलो। तब मूरोंग उसे कमरे से बाहर लेकर आती है और कहती है कि तुम्हारी दादी ने मुझसे एक डील की है, वह मेरे कामों में इंटरफेयर नहीं करेंगे और तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। तभी फेई कहता है, दादी आप पानी पियेंगी। मूरोंग सर झुकाकर उन्हें हेलो करती है। तब तक फेई वहां से भाग जाता है। वह उसे गुस्से में देखती है। फेई कमरे से भागकर बाहर निकल आता है। वह कहता है, मुझे कंट्रोल करना चाहती थी, यह इतना आसान नहीं है। तभी सामने से मूरोंग आ जाती है। वह गुस्से में उसे देखती है। फेई कहता है कि तुम्हें मुझसे शादी थोड़ी ना करनी है, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, प्लीज यहाँ से चली जाओ। मूरोंग कहती है कि मैं शादी के लिए भी तैयार हूँ, आज के बाद तुम मेरे अकॉर्डिंग ही रहोगे। वह जबरदस्ती उसकी व्हील चेयर खींचकर कमरे से ले जाती है। फिर बहुत हाथ पैर मारता है और चिल्लाता है, लेकिन वह उसकी एक भी बात नहीं सुनती है। फेई उससे बार बार कहता है कि मुझे खतरा नहीं है, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही हो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन वह उसकी नहीं सुनती। कमरे के बाहर फेई के असिस्टेंट होते हैं, वह उसकी मदद को आते हैं लेकिन मूरोंग को देखकर चुपचाप पीछे हट जाते हैं। फेई चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें क्यों रखा है, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे, दोनों बहरे हो गए हो क्या, जो मेरी बात नहीं तुम तक पहुंच रही है। फेई को चिल्लाते सुनकर मूरोंग उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है और उसे चुप रहने को इशारा करती है। कमरे में आकर फेई कहता है कि मैंने 3 महीने से इसी कमरे में अपने आप को बंद देखा है, ऐसा लगता है जैसे मैं जेल का कैदी हूँ, मुझे भी बाहर जाने के लिए परमिशन चाहिए। पर वह उसकी नहीं सुनती है। कमरे में सॉफ्ट टॉयज को देखकर मूरोंग कहती है, तुम्हारा तो अच्छा टाइम पास हो रहा है। फेई कहता है कि इनसे कौन खेलता है। तभी फेई व्हील चेयर से उठकर विंडो की तरफ जाता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं यहीं से कूद जाऊंगा। मूरोंग कहती है कि तुम सीधे खड़े होकर खुद से कुछ कर सकते हो या मैं तुम्हारी हेल्प करूं। फेई खड़े होने की कोशिश करता है लेकिन वह बेचारा उठ नहीं पाता है। वह मूरोंग की तरफ देखकर कहता है कि मुझे मदद की जरूरत है। मूरोंग कहती है कि आगे फ्यूचर में हम दोनों को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करने होंगे। वह कहती है कि मेरा पहला रूल है, मेरे साथ काम करने वाला मेरी हर बात मानेगा। मेरा दूसरा रूल यह है कि वह मुझे परेशान नहीं करेगा। फेई कहता है कि मैं सब बातें मानने के लिए तैयार हूँ, पर तुम उससे पहले मेरी मदद करो। मूरोंग उसके पास आकर उसके खड़े होने में मदद करती है। तभी वह दोनों
पिट पर गिर जाते हैं। रूम में तभी एक लड़की आकर चिल्लाती है कि यहाँ क्या हो रहा है। वह मूरोंग को जोर से थप्पड़ मारती है। फेई उस पर चिल्लाता है कि जियाओ, तुम क्या पागल हो गई हो। जियाओ कहती है कि जिन सर्वेंट्स को तमीज नहीं होती उन्हें थप्पड़ मार के बताना पड़ता है। ये तुम्हें अपने पास और क्लोज लाने का कोशिश कर रही थी। इतना कहकर वह मूरोंग से कहती है कि किसका वेट कर रही हो यहाँ पर, तुम क्या हमारी बातें सुन रही हो। जिया उसे थप्पड़ मारने के लिए फिर से हाथ उठाती है। मूरोंग उसे थप्पड़ मारकर कहती है कि अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि इसमें से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। जियाओ एम्बैरेस फील करती है, लेकिन फेई खुश होता है। जियाओ कहती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। वह फिर से अपना हाथ उठाती है, लेकिन मूरोंग उसका हाथ पकड़कर कहती है कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, काम करने से पहले रिजल्ट सोच लिया करो। तब जियाओ फेई से कहती है कि एक नौकर मेरी बेइज्जती कर रही है और तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। फेई कहता है थप्पड़ मारने से पहले सोचना चाहिए था ना। जियाओ कहती है कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, लेकिन तुम इसकी साइड ले रहे हो। फेई कहता है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। जियाओ ये सब सुनकर एम्बैरेस फील करती है, लेकिन फिर हंसकर कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक रेस्टोरेंट बुक कर रही हूँ, चलो हम दोनों बाहर घूमने चलते हैं। फेई खुश होकर कहता है कि क्या मैं जा सकता हूँ। तब जियाओ कहती है कि मैंने दादी से परमिशन ले लिया है। फेई मूरोंग को देखकर कहता है अब तुम हमें तो बाहर जाने से नहीं रोकोगी ना। मूरोंग कहती है कि मेरा तीसरा रूल ये है कि मैं पर्सनल मामलों में इंटरफेयर नहीं करती। कमरे से बाहर आकर मूरोंग को पुरानी बातें याद आती हैं, जब वो स्कूल में थी और फेई से पहली बार मिली थी। फेई को कुछ लोगों ने पकड़ रखा था और उसे पैसे मांग रहे थे, क्योंकि वह एक रिच लड़का था, लेकिन वो मनी देने से मना कर रहा था। गुंडे उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ मूरोंग आ जाती है। वो उनका हाथ पकड़ लेती है और उसे तोड़ देती है। मूरोंग फेई से कहती है कि मैंने तुम्हारी मदद की है, तुम मुझे थैंक्स कैसे कहोगे। फेई कहता है कि मैंने मदद के लिए बोला ही नहीं था, तो थैंक्स क्यों बोलूं। मूरोंग ये सुनकर गुस्सा हो जाती है। तभी गुंडे उसे कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है तुमने किसको मारा है, अभी हम अपने बड़े लीडर के साथ आते हैं। मूरोंग कहती है कि उसको भी ले आओ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। तभी उनका एक साथी कहता है कि ये हमेशा यहाँ पर फाइट करती रहती है, चलो यहाँ से चलते हैं। मूरोंग फेई से कहती है कि तुम बड़ी मुश्किल में हो। फेई कहता है कि स्कूल रूल के अकॉर्डिंग मैंने फाइट नहीं लड़ी है। मूरोंग कहती है कि किसी ने देखा तो नहीं है। फेई सामने लगे सीसीटीवी कैमरे की तरफ इशारा करता है। मूरोंग देखकर डर जाती है और कहती है कि अब मैं मुश्किल में हूँ, मुझे अभी यूनिवर्सिटी का एग्जाम ही देना है। इतना कहकर वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। मूरोंग को रोता हुआ देखकर फेई रुक जाता है। वह अपने बैग से लैपटॉप निकालता है और उसमें कुछ टाइप करने लगता है। मूरोंग यह सब देखकर पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। वह कहता है कि मैं सीसीटीवी कैमरा को ब्लॉक कर दिया है, अब कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मूरोंग बस उसे देखती ही रह जाती है। फेई जियाओ के साथ वहाँ जाता है और वहाँ से निकल जाता है। मूरोंग उसका पीछा करती है, लेकिन जियाओ फेई को पकड़कर ले जाती है। दोनों वहाँ से आगे चले जाते हैं। फेई कहता है कि मैं किसी के हाथ नहीं आने वाला। क्या हुआ, आगे जाकर दो गुंडे उसका रास्ता पकड़ रोक लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक गुंडा आकर कहता है कि विश्वास नहीं होता कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन तुम्हें मेरे सामने तो घुटने पर बैठना ही होगा। फेई अपने पैरों की तरफ इशारा करके कहता है कि ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूं। एक गुंडा कहता है तो अब तुम मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। फेई कहता है कि अगर मुझे मारना है तो पीछे से मारो। दोनों गुंडे कहते हैं अगर ऐसा है तो ठीक है। फेई अपनी व्हील चेयर को घुमाता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। वह उस पर अपना डंडा चलाते हैं। तभी बीच में मूरोंग आ जाती है और डंडा को पकड़ लेती है। वह गुस्से में आकर दोनों की खूब पिटाई करती है और कहती है यहाँ से भाग जाओ वरना और मार खाओगे। बाद में वो फेई से कहती है अभी डेट और करनी है कि घर चलना है। फेई चुपचाप उसके साथ घर चला जाता है। जिया गुस्से में चिल्ला कर जाती है और घर आकर मूरोंग अपने वाउंड पर मेडिसिन लगा रही होती है। तभी वहाँ फेई आ जाता है और कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, इसका मतलब
यह नहीं है कि मेरे साथ कुछ भी करोगी। मोरोंग कहती है कि तुम्हारी मेमोरी तो बहुत वीक है, लगता है तुम्हें सब कुछ दोबारा से सिखाना पड़ेगा। फेई कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मोरोंग को दवाई लगाते हुए देखकर वह कहता है कि मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूं। वह उसकी दवा लगाने में मदद कर रहा होता है। तभी दादी माँ आ जाती है। दादी फेई से कहती है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। मोरोंग कहती है कि यह ठीक है, इसे कहीं कोई चोट नहीं लगी है। दादी उस पर गुस्सा होती है। वह कहती है कि तुम इसे लेकर बाहर क्यों गई थी। मोरोंग सरप्राइज होकर पूछती है कि क्या आपसे जियाओ ने पूछा नहीं था। वह कहती है कि तुम कैसी बॉडीगार्ड हो जो इसकी सेफ्टी का ख्याल नहीं रख सकती। हमने तुम्हें इतने पैसे खर्च करके हायर क्यों किया है, तुम्हें हायर करने का क्या फायदा हुआ। फेई अपनी दादी को रोककर कहता है कि दादी सही में हालत बहुत खराब थी। दो लोग बेसबॉल बैट लेकर खड़े थे, मुझे मारने ही वाले थे, पर इसने आकर मुझे बचा लिया। दादी गुस्से में सर हिलाकर कहती है कि ठीक है, और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ उसका कजन ब्रदर बाओ आता है। वह कहता है कि मीटिंग का टाइम हो गया है, स्पीकर आपको डिसाइड कर लेना चाहिए। दादी कहती है कि फेई की हालत खराब है, उस पर रोज कोई ना कोई हमला हो रहा है। अब ऐसे में मैं उस मीटिंग में जाने की परमिशन कैसे दे सकती हूँ। वह नहीं जाएगा। फिर वह कहती है कि मीटिंग बाव अटेंड कर लेगा। बाव ये सुनकर खुश हो जाता है। तभी फेई कहता है कि यह प्रोडक्ट मैंने डेवलप किया है, तो मीटिंग में बोलने का हक भी सिर्फ मेरा ही है। बाव उसे देखकर नाराज होता है और कहता है कि तुम इस तरह से मीटिंग में जाओगे और हमारा मजाक बनाओगे, सभी लोग तुम्हारे बारे में जानते हैं, हमारी सिर्फ बेइज्जती ही होगी। दादी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और बाव को थप्पड़ मार देती है। फिर वह कहती है कि तुम्हारे भाई का सिर्फ एक्सीडेंट हुआ है, वह चल नहीं सकता है और तुम उसे बेकार कह रहे हो। तुम अपने फैमिली रिलेशन को ऐसे कैसे संभालोगे। अगर फेई वहाँ जाना चाहता है और मीटिंग करना चाहता है तो उसे ही जाने दो, लेकिन तुम चले जाओ यहाँ से। बाव गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वह बाहर आकर किसी को फोन करता है और गुस्से में पूछता है कि तुमसे एक काम होगा या नहीं। आखिर वो बच कैसे गया। अब इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मीटिंग में कल सब संभाल लेना। अगले दिन मोरोंग फेई को लेकर ऑफिस जाती है। वहाँ उसे एक असिस्टेंट मिलती है जो कहती है कि आपको डायरेक्टर ने बुलाया है। मोरोंग फेई से कहती है कि मैं अभी आती हूँ और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद असिस्टेंट फेई को कहती है कि मैं आपको रूम में ले जाती हूँ ताकि आप मीटिंग के लिए तैयार हो जाएं। असिस्टेंट फेई को लेकर एक कमरे में आती है। उस कमरे में भेजकर वो बाहर से दरवाजा बंद कर देती है और हंसते हुए कहती है कि यहाँ तुम्हें कोई खोजने नहीं आएगा। बाहर बाव खड़ा होकर यह सब देख रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। उधर मोरोंग डायरेक्टर के पास आती है और कहती है कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। डायरेक्टर उस पर गुस्सा होती है कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है, तुम फेई को अकेला छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, तुम अपना काम सही से क्यों नहीं करती हो। तभी बाव आकर कहता है कि फेई कहीं मिल नहीं रहा है और मीटिंग शुरू होने वाली है। ये सुनकर मोरोंग उसे खोजने चली जाती है। बाव ग्रैंड मदर से कहता है कि अब मीटिंग का क्या होगा। वह कहती है कि पहले फेई को खोज कर लाओ वरना मीटिंग बंद कर दो। इतना कहकर वह चली जाती है। बाव के पास उसकी असिस्टेंट आती है और कहती है कि मीटिंग खत्म होने के बाद अब उसका पता चल जाएगा। तब बाव कहता है कि दादी मुझे पसंद नहीं करती थी, अब देखता हूँ उनका चेहरा कैसे मीटिंग में आता है। मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और बोलने के लिए बाव को बुलाया जाता है, लेकिन मीटिंग में मौजूद लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि मेन स्पीकर तो फेई है, वह यहाँ क्यों नहीं आया। बाव कहता है कि यह स्टेज बहुत बड़ा है और वह व्हील चेयर पर बैठा है, वह कैसे मीटिंग अटेंड करेगा। तभी पीछे से आवाज आती है, मीटिंग अटेंड करने के लिए स्टेज पर खड़ा होना जरूरी नहीं है। और यह कहते हुए फेई स्टेज पर आ जाता है। उसके साथ मोरोंग होती है। स्टेज पर बाव आकर फेई का स्वागत करता है और धीरे से कहता है, यहाँ कोई बेवकूफी मत करना, सब तुम्हें देख रहे हैं। फेई कहता है, तुम बेवकूफ हो, अगर मैं कुछ देना नहीं चाहता हूँ तो तुम जबरदस्ती नहीं ले सकते हो। मोरोंग किनारे पर खड़ी होकर हंस रही होती है क्योंकि उसने बड़ी मुश्किल से फेई को खोजा होता है, लेकिन उसे पता लग गया था कि फेई की लेग सही है, वह अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। मीटिंग के बाद वह फेई से मिलने आती है। फेई कहता है कि मैं तुम्हें अपना बॉडीगार्ड बनाकर रखने के लिए रेडी हूँ। मोरोंग कहती है कि तुम सही हो गए हो, मेरा दिमाग खराब है,
मैं रिजाइन कर रही हूँ। फेई कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरे ऊपर अटैक हुआ है, अगर तुम चली जाओगी तो मुझे कौन बचाएगा? आज भी तुमने ही मदद की है मेरी। मूरंग गुस्से में कहती है कि तुम एक बंदर हो, तुम पर कौन अटैक करना चाहता है? अगर तुम मुझे अपने साथ रखना चाहते हो तो तुम मुझे पूरी बात बताओ। फेई कहता है मेरा दिमाग खराब है। मूरंग कहती है यह तो मुझे पता है। फेई कहता है तुम समझ नहीं रही हो, मेरे दिमाग से कुछ मेमोरी चली गई है। मूरंग कहती है कि तुम सब कुछ भूल गए हो। फेई कहता है जिसने अटैक किया है उसका इस मेमोरी से कुछ रिलेशन हो सकता है। तब मूरंग कहती है तुम्हें कुछ भी याद नहीं है क्या? वह कहती है कि तुमने कभी चेक किया है तुम क्या भूले हो? फेई कहता है मैं कैसे चेक करूं कि मैं क्या भूला हूं? फेई कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता है, मैं क्या करूं? इसीलिए तुम्हें एंड तक मेरे साथ देना होगा जिससे मुझे पता चल सके कि मुझ पर अटैक आखिर किसने किया था। तभी वहाँ लोगों की आने की आहट होती है। फेई फिर से बीमार होने का नाटक करने लगता है। वहाँ जियाओ, दादी और बाव आ जाते हैं। फेई मूरंग से कहता है कि तुम मेरे साथ देने को तैयार हो? मूरंग कहती है कि पहले तुम कुर्सी पर बैठो। जियाओ दादी से कहती है कि यह कैसी बॉडीगार्ड है जो हमेशा डेंजर में घूम हो जाती है। बाव भी दादी से कहता है कि मैंने सारे मामलों की जांच की है, कुछ भी अजीब नहीं हुआ है। फिर भी आपने एक अजनबी पर्सन के साथ घर के सबसे बड़े बेटे को अकेला छोड़ दिया। फेई कहता है कि बाव तुम कब से मेरी इतनी फिक्र करने लगे हो? मेरे बॉडीगार्ड के अलावा तुमने और किसकी जांच की है? जियाओ कहती है कि मैं इसके फियांसे हूँ, अगर सबको पता चलेगा तो सब क्या सोचेंगे? मैं इस औरत को फेई के आसपास नहीं देख सकती हूँ। दादी कहती है कि मेरे परिवार के मामले मैं ही सॉल्व करूंगी, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा है फेई जिसे पसंद करेगा उससे ही उसकी शादी होगी, मैं कोई इंटरफेयर नहीं करूंगी। तुम ही ने सब जगह अपनी एग्रीमेंट और अपनी इमेज खराब की है और ये झूठ बोल दिया कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है, इसीलिए अब अपना मामला तुम खुद ही सॉल्व करो। दादी मूरंग से कहती है कि फेई को यहाँ से लेकर जाओ। मूरंग उसे लेकर बाहर चली जाती है। उनके जाने के बाद जिया बाव से कहती है कि मैं कब तक यह नाटक करूंगी, मुझे उस पागल के साथ रहना अच्छा नहीं लगता है। आखिर हम कंपनी के मालिक कब बनेंगे? बाव कहता है बहुत जल्दी ये सपना पूरा हो जाएगा। मूरंग फेई के साथ बाहर वॉक कर रही होती है। तभी वह उससे पूछती है कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ तो होगा जिससे तुम पास की चीजों को याद कर सको। तब फेई कहता है कि दादी ने तो पुरानी सारी फोटोज को भी फेंक दिया है। तभी अचानक से सामने से तेज रफ्तार में गाड़ी आती है। फेई उसे देखकर मूरंग को धक्का देकर हटा देता है, लेकिन खुद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मूरंग उसे लेकर जल्दी से हॉस्पिटल जाती है। ऑपरेशन रूम के बाहर मूरंग अकेली खड़ी होती है। तभी उसकी फ्रेंड शेंग वहाँ आती है। मूरंग कहती है कि फेई पर फिर से अटैक हुआ है, मुझे इसका बदला लेना है। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम सब ठीक कर लोगी। हॉस्पिटल रूम में मूरंग फेई के पास होती है। तभी फेई को होश आ जाता है। वह मूरंग को अजीब तरीके से देखता है क्योंकि उसे कुछ याद आ रहा होता है। दूसरी तरफ उसे होश में आता देखकर मूरंग बड़ी खुश होती है। वह कहती है कि थैंक गॉड तुम ठीक हो, लेकिन फेई उसे धक्का देकर गिरा देता है और कहता है कि तुमने मेरे डैडी को क्यों मारा? मूरंग उसे सरप्राइज होकर देखती रह जाती है और यहाँ हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि दोनों एक अच्छी रिलेशनशिप में थे। मूरंग कहती है कि मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दो, पर फेई उसकी बात नहीं सुनता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ में चाकू था जिससे तुमने मेरे डैडी को मारा। फेई जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि तुम खूनी हो, तुम यहाँ से चली जाओ। तब तक उसके असिस्टेंट आ जाते हैं, डॉक्टर भी आ जाते हैं और उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देते हैं। तभी दादी भी फेई का हाल चाल लेने के लिए वहाँ आ जाती है। वह गुस्से में मूरंग से कहती है कि तुम कैसी सेफ्टी का बॉडीगार्ड हो, तुमने इसका कभी भी ख्याल नहीं रखा। मूरंग को रोया हुआ देखकर अचानक दादी सरप्राइज हो जाती है। उन्हें मूरंग की शक्ल याद आ जाती है। वह सोचती है कि क्या यह 10 साल पहले के मामले की इन्वेस्टिगेशन करने आई है। दादी मूरंग को कहती है कि अब तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें काम से बाहर निकालती हूँ। दादी मूरंग को धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी वहाँ मूरंग की दोस्त शेंग आ जाती है और कहती है कि किसकी हिम्मत है इसे बाहर निकालने की। दादी गुस्से में कहती है कि तुम कौन हो जो मेरे सामने खड़े होकर बात कर रही हो। शेंग कहती है कि
आपको लगता है कि सारी सिटी पर आपका कब्जा है, तो आप बहुत गलत हो। आपने बाई फैमिली की बेइज्जती की है। दादी कहती है कि ये बाई फैमिली की है। शेंग कहती है आपको पता ही होगा तो मेरी मालकिन से आपको माफी मांगनी चाहिए। दादी कहती है कि मैं बुढ़ी हो गई हूँ, तो क्या मुझे बेवकूफ बना लोगी? यह रोड पर रहने वाली लड़की है। सेंग गुस्से में कहती है कि अगर आज मेरी मालकिन को कुछ हुआ होता तो मैं आपको सबक सिखा देती। दादी कहती है इसीलिए इसे यहाँ से लेकर चली जाओ, यह दोबारा मेरे परिवार के सामने नहीं आनी चाहिए। सेंग मुरोंग को लेकर जाने लगती है। मुरोंग दादी का हाथ पकड़कर कहती है कि फेई की जान अभी भी खतरे में है, उस पर अटैक करने वाले कंपनी में हैं, आप सर्च करिए। सेंग उसे लेकर वहां से चली जाती है और कहती है कि आप इतने बड़े फैमिली से हो, आप क्यों एक बॉडीगार्ड की जॉब कर रही हो? और ऐसे लोगों से आपको क्या मतलब है? वो लोग कितना आपको परेशान करते हैं। मुरोंग सेंग से चुप रहने को कहती है। हॉस्पिटल रूम में दादी फेई के पास होती है। जियाओ आकर दादी से कहती है कि मैंने सब पता लगा लिया है, यह उस बॉडीगार्ड का ही काम है, उसी ने फेई पर अटैक कराया है। दादी कहती है कि मुझे सब पता है और मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया है। तब जियाओ कहती है कि यह सब मेरी गलती है, अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं यह सब होने नहीं देती, फेई को उसके साथ नहीं जाने देती कभी भी। दादी कहती है कि मैंने सोच लिया है कि फेई का ठीक होते ही तुम दोनों की शादी करा दूंगी। जियाओ सुनकर बहुत खुश हो जाती है। तभी फेई को होश आ जाता है। फेई होश में आते ही सबसे पहले अपने बॉडीगार्ड के बारे में पूछता है। उसकी दादी गुस्सा होकर कहती है कि मैंने उसे निकाल दिया है। वह कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कोई और अच्छा बॉडीगार्ड सर्च करके ले आऊंगी। फेई यह सुनकर सरप्राइज हो जाता है। जियाओ फेई से खुश होकर कहती है कि दादी हमारी शादी के लिए तैयार हो गई हैं। फेई कहता है कि एक्सीडेंट मेरा हुआ है और कंफ्यूज आप हो रही हैं। दादी गुस्से में कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, कुछ दिनों बाद मैं तुम्हारी शादी करा दूंगी। जियाओ तुम फैमिली से मिलना शुरू करो। इतना कहकर वह चली जाती है। सेंग के घर पर मुरोंग होती है। उसके पास फेई का फोन आता है। वह उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। फेई इस चीज से बहुत गुस्सा होता है। सेंग उसे न्यूज दिखाती है कि फेई एंड जियाओ की शादी फिक्स हो गई है। ये सुनकर मुरोंग की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर कहता है कि इन्हें बस आराम की जरूरत है। सेंग मुरोंग के पास ही होती है। वह उसे बहुत सारी बात करती है पर मुरोंग किसी में इंटरेस्ट शो नहीं करती। तभी सेंग कहती है कि आपने मुझे फेई के ऊपर हुए अटैक के बारे में पता करने को कहा था, मैंने सब पता कर लिया है। वह कहती है कि आप यकीन नहीं करेंगी, ये सब उसकी फियांसे जियाओ का किया हुआ है। ये सुनकर मुरोंग चौंक जाती है। फेई जियाओ के साथ एक चैरिटी फंक्शन जाता है। वहाँ जियाओ को साथ आने के लिए थैंक्स भी कहता है। जियाओ कहती है कि मेरा और आपका काम अलग नहीं है, हमारी शादी होने वाली है तो मुझे तो इतना करना ही चाहिए। जियाओ अपने मन में सोचती है कि आज की रात मैं तुम्हारी सारी इज्जत खराब कर दूंगी। तभी चैरिटी फंक्शन को ऑर्गेनाइज का असिस्टेंट वहाँ आ जाता है। फेई से ऑक्शन के लिए जाने वाले सामान लेता है और चला जाता है। फेई उस पर थोड़ा डाउट करता है। वह उसके पीछे जाता है पर उसे पकड़ नहीं पाता है। ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है। वहाँ कहीं सारे सामान बेचने वाले आए होते हैं। तभी फेई का डोनेट किया हुआ जेट पेंडेंट भी आता है। उसे देखकर सब सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि वह नकली होता है। सब कहते हैं कि इस रोड साइड सामान को कौन खरीदेगा। फेई समझ जाता है जो किसी ने उस पर अटैक किया है। फेई वहां से जाने लगता है पर जिया उसे रोक लेती है। फेई की बेइज्जती होते देखकर उसे बड़ा अच्छा लगता है। चैरिटी फंक्शन में मुरोंग भी मास्क लगा कर आती है जिसे उसे कोई पहचान नहीं पाए। वह अपने असिस्टेंट को सारे मामले की खोज करने को कहती है। मुरोंग जेट नेकलेस की बोली लगा देती है। सभी सरप्राइज हो जाते हैं। जियाओ कहती है कि तुमने सामान को पता नहीं किया था क्या? मुरोंग कहती है कि अगर तुम्हारे पास अफोर्ड करने के लिए नहीं है तो यह मत कहो, और अंगूर खट्टे हैं। मुरोंग जेड नेकलेस को 20 मिलियन देकर खरीद लेती है। सेंग उस पर गुस्सा करती है कि तुमने मालकिन बनते ही 20 मिलियन खराब कर दिए। मुरोंग कहती है कि मैं उसे यहाँ देखने आई थी, वह अभी भी खतरे से बाहर नहीं है, कम से कम अपने पैसों से उसके कुछ
प्रॉब्लम सॉल्व तो कर सकती हूँ मैं। फेई मूरोंग के पीछे जाता है, लेकिन वहाँ मास्क लगाए शेंग होती है। फेई उसे सॉरी कहता है कि मैंने गलत पर्सन को रोक लिया है। शेंग कहती है बाई फैमिली भी आपके साथ बिजनेस करना चाहती है, इसके लिए उन्होंने आपके लिए एक गिफ्ट दिया है। वह उसे उसका जेट पेंडेंट देकर चली जाती है। शेंग कार लेकर आगे जाती है जहाँ मूरोंग उसका वेट कर रही होती है। वह कहती है कि जेट नेकलेस बदलने का काम भी जियाओ नहीं किया है। मूरोंग कहती है जब दोनों की शादी होने वाली है तो नुकसान करने का क्या फायदा, इससे और भी सर्च करना होगा हमें। अगले दिन कंपनी मीटिंग में डायरेक्टर फेई की बहुत तारीफ करता है क्योंकि चैरिटी फंक्शन से कंपनी के स्टॉक्स की वैल्यू ज्यादा हो गई थी। वह फेई को कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना देती हैं। सब लोग इस डिसीजन को सपोर्ट करते हैं। बाओ नाराज हो जाता है और मन में सोचता है कि देखता हूँ तुम कब तक खुश रहोगे। तभी ऑफिस में पुलिस आ जाती है। वह दादी को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में लेकर चली जाती है। उनके जाने के बाद बाओ के अंकल कंपनी पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। वह जबरदस्ती फेई से पेपर पर सिग्नेचर करने को कहते हैं। फेई तब तक मूरोंग को मैसेज कर देता है। वह वहां आकर सबकी पिटाई करके फेई को लेकर चली जाती है। मूरोंग फेई को लेकर उसके ऑफिस में आती है। फेई उस पर गुस्सा करता है कि मेरा एक्सीडेंट होने के बाद तुम मुझे छोड़कर चली क्यों गई। मैंने तुम्हें कितने फोन किए, कितने मैसेज किए, तुमने किसी का भी रिप्लाई नहीं दिया, ना ही मेरे कॉल्स उठाए। मूरोंग सोचती है कि क्या यह फिर से सब कुछ भूल गया है। वह कहती है कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो मेरा जाना ही ठीक होगा। इतना कहकर वह जाने लगती है, लेकिन फेई उसे रोक लेता है और वह कहता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब तक मर्डर का पता नहीं लगा लोगी तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। मूरोंग कहती है कि ठीक है, वैसे भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है तो मैं तुम्हें सेफ्टी करने के लिए रेडी हूँ। ऑफिस में फेई का असिस्टेंट आकर बताता है कि दादी हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में फेई को पता चलता है कि दादी की तबीयत बहुत ही ज्यादा सीरियस है। उधर ऑफिस में जियाओ बाओ से कहती है कि तुम इतने आराम से क्यों हो। मूरोंग वापस आ गई है। बाओ कहता है कि वापस आकर क्या वह कंपनी भी उसे दिला देगी। कंपनी पर मेरे अंकल और आंटी का कब्जा है, मतलब कि हमारा कब्जा है। वह कुछ दिन काम करेगी और यहाँ से चली जाएगी, वह और कुछ नहीं कर सकती है। तभी जियाओ के पास फेई का फोन आता है। रेस्टोरेंट में जियाओ फेई से मिलने जाती है। वह कहता है कि मुझे तुम्हारे शेयर्स चाहिए, मैं मार्केट प्राइस से ज्यादा तुम्हें दूंगा। जियाओ कहती है कि तुम्हें यह तो नहीं लगता मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। कुछ ही दिनों में बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग होने वाली है, कंपनी पर बाओ का कब्जा हो जाएगा, तब हम दादी को लेकर रोड पर रहने लगेंगे। मूरोंग कहती है कि उन्होंने तुम्हें हमेशा प्यार से रखा है, अब तुम यह काम कर रही हो। फेई कहता है कि मुझे लगता है कि हमारी शादी कैंसिल हो जानी चाहिए। जियाओ कहती है कि तुम जैसे डिसेबल पर्सन से कौन ही शादी करना चाहेगा। फेई कहता है कि शेयर बेचने के बारे में एक बार फिर से सोच लो, यह तुम्हारी फैमिली के लिए अच्छा सौदा होगा। जियाओ कहती है कि तुम्हारी हैसियत नहीं है शेयर खरीदने की। इतना कहकर वो जाने लगती है। तभी वहाँ सेंग आ जाती है बाई फैमिली की तरफ से शेयर बेचने का एग्रीमेंट लेकर। जियाओ ये देखकर सरप्राइज हो जाती है। फेई कहता है कि ये मिस बाई कौन है जो बा पर उसकी मदद कर रही है। वह मूरोंग से पूछता है क्या तुम जानती हो, तो वह कहती है कि मैं एक बार उनकी जान बचाई थी। सेंग कहती है कि शेयर एग्रीमेंट के बदले मैं आपको मिस बाई से शादी करनी होगी। ये सुनकर मूरोंग गुस्सा होकर बाथरूम चली जाती है। सेंग उसके पीछे जाती है। मूरोंग कहती है कि मैंने शादी के लिए कब कहा था। सेंग कहती है कि यह आपके दादाजी का काम है, शायद उन्हें पता हो कि आप उसे पसंद करती हैं। ये सुनकर मूरोंग कहती है कि मैं इस तरह की जबरदस्ती शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। तो सेंग कहती है कि फिर आपके दादाजी शेयर ट्रांसफर भी नहीं करने देंगे क्योंकि वो ऐसा चाहते हैं कि आप फेई से शादी करें। मूरोंग कहती है कि मैं उन्हें समझा लूंगी, पर तुम अभी बाहर जाकर फेई को सब बताओ कि शेयर के लिए शादी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोनों बाहर चली जाती हैं। लेकिन जब मूरोंग शेंग को इशारा करती है बोलने के लिए, तब मूरोंग फिर से वही बात बोलती है कि शेयर के लिए शादी तो करनी ही होगी। ये सुनकर फेई बोलता है ठीक है, मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शादी से पहले मैं मिस बाई से मिलना चाहता हूँ। जिसके बाद शेंग एक पैनकेक बेचने वाली को मिस बाई बनाकर ले जाती है। उसे देखकर फेई कहता है कि ये मुझे
मिस बाई की तरह नहीं लग रही है। मूरोंग शेंग को गुस्से में देखती है। शेंग कहती है कि इतनी जल्दी किसी और को मैं नहीं ला सकती थी। वैसे भी फेई पाई को पहचानता नहीं है। फेई नकली मिस बाई से कहता है कि आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हैं। वह कहती है कि मेरे पास पैसे हैं, इसीलिए मैं मदद करना चाहती हूँ। फेई कहता है कि आपको पता है शेर की कितनी कीमत है। ये सुनकर नकली बाई शेंग को कहती है कि यह तो तुमने बताया ही नहीं था। मूरोंग अपना सर पकड़ लेती है। बाद में दोनों फेई के सामने बैठी होती हैं। फेई कहता है यह सब करने की जरूरत थी क्या। मूरोंग कहती है कि मिस बाई अभी अब्रॉड में है, आप शायद शेयर नहीं लेना चाहते इसीलिए ऐसा किया। फेई कहता है कि मैं वीडियो कॉल पर मिल सकता हूँ उनसे। शेंग उसे वीडियो कॉल लगा कर देती है। वहाँ एक लड़की फेई से बात करती है और उसे शेयर एग्रीमेंट के बदले में शादी करने को कहती है। मूरोंग बाद में शेंग से पूछती है कि फोन पर लड़की कौन थी। शेंग हंसकर कहती है कि यह तो एआई का कमाल है, फेई को भी पता नहीं है कि पीछे कौन है। सिर्फ पीछे से फेई आकर कहता है कि क्या बात कर रही हो। मूरोंग कहती है कि तुम शादी को लेकर परेशान हो क्या। फेई कहता है मैं शादी के लिए रेडी हूँ। तब मूरोंग शेंग के घर में उसके साथ होती है। वो परेशान होती है जिसे देखकर शेंग कहती है कि तुम मुझे सच क्यों नहीं बता देती हो, उसके बाद शादी कर लेना। मूरोंग कहती है कि तुम कुछ नहीं जानती हो, मैं 10 साल पहले से उसे पसंद करती थी, अब नहीं। वह जिस दिन भी होश में आएगा मुझे जान से मार देगा। शेंग कहती है कि तुम फिर भी उसे पसंद करती हो, तुम बता क्यों नहीं देती कि 10 साल पहले क्या हुआ था। मूरोंग को 10 साल पहले की घटना याद आती है और वह याद करती है कि 10 साल पहले क्या हुआ था। मूरोंग बेहोश होती है और किसी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। मूरोंग ने उसे रोकने के लिए चाकू मार दिया था। शेंग उसे रोता हुआ देखकर कहती है कि ये सब खत्म होने के बाद हम वापस चले जाएंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे और नहीं कभी वापस आएंगे। मूरोंग कहती है कि अभी मुझे फेई के पास वापस जाना होगा। वह ड्रंक होकर वापस आती है और घर आने पर लड़ने और चिल्लाने लगती है। फेई का असिस्टेंट उसे चुप करने की कोशिश करता है, लेकिन वह फेई का नाम लेकर चिल्लाने लगती है। तभी फेई वहां आ जाता है। मूरोंग उसे देखकर कहती है कि तुम मुझे हमेशा परेशान करते हो, मुझे ड्रीम में भी गुस्सा दिलाते हो। तुम अगर मुझे भूल गए हो तो इसमें मेरी क्या गलती है। मैं तुम्हें अब भी याद करती हूँ और मिस करती हूँ। इसके बाद वह फेई को किस करती है। अगले दिन मूरोंग जब सोकर उठती है तो बेड पर होती है। वह सोचती है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। बाहर निकलकर फेई उससे मिलता है। वह फेई से पूछती है कि मैंने रात को कुछ किया तो नहीं था ना। फेई कहता है क्या तुम कुछ करना चाहती थी। ये सुनकर मूरोंग चुप हो जाती है, फिर कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फेई कहता है कि तुम्हें पता है तुम नींद में बात करती हो, तुम मुझसे कल रात को बहुत कुछ बोल रही थी और ये भी कह रही थी कि तुम मुझे याद करती हो। मूरोंग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे सपने में तुम कैसे आ सकते हो। वह जब जाने लगती है तो फेई उसे एक मैरिज एग्रीमेंट की फाइल देता है। उसके बाद फेई कहता है कि ये मिस बाई को दे देना। मूरोंग कहती है कि क्या यह कुछ इम्पोर्टेंट है। फेई कहता है कि मैंने उनके शेयर्स के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए इसे रेडी किया है। मूरोंग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, वह बहुत ही काइंड टाइप की हैं। फेई कहता है कि तुम्हें कैसे पता। मूरोंग कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। मूरोंग फाइल लेती है और जाने लगती है। तभी फेई कहता है कि तुम देखना एंगेजमेंट पार्टी में क्या होगा। मूरोंग सरप्राइज होकर पूछती है कि कैसी पार्टी। फेई कहता है कि मेरी और मिस बाई की, हमारे घर के सामने रेड कारपेट होगा जो फ्लावर से डेकोरेट होगा, दोनों तरफ बैंड वाले होंगे जो सलामी देंगे। मूरोंग कहती है कि लेकिन मिस बाई को ज्यादा पार्टी अच्छी नहीं लगती है, उन्हें तो सिंपल रहना पसंद है। फेई कहता है कि तुम इतना कैसे पता लगा लेती हो। मूरोंग कहती है कि मैंने उनकी भी बॉडीगार्ड की जॉब की है और मैंने उन्हें अच्छे से जाना है। अगले दिन फेई मूरोंग के साथ हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पता चलता है कि दादी की तबीयत ठीक है और डेंजर सिचुएशन में नहीं है, खतरे से बाहर है। फेई मूरोंग से कहता है कि मुझे कंपनी की मीटिंग के लिए जाना है, तुम यहाँ रहो। वह कहती है कि तुम्हारे अंकल सिंपल पर्सन नहीं है। वह कहता है कि
तुम टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा। फिर अपने ऑफिस चला जाता है जहाँ बाओ और जियाओ होते हैं। वह कहता है कि मेरी ऑफिस में तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाओ कहता है कि आज मीटिंग के बाद मैं कंपनी का मालिक बन जाऊंगा। वैसे मैं तुम्हें अपने यहाँ पर जॉब पर रख लूंगा और तुम्हें अच्छी सैलरी भी दूंगा। तुम्हें किसी की कमी नहीं होगी, तुम टेंशन मत लो। फेई कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ, तुम जबरदस्ती मुझसे वो नहीं ले सकते जो मैं देना नहीं चाहता। और फिर उन्हें वहां से भगा देता है। बाओ कहता है कि मीटिंग के बाद तुम्हारा घमंड को टूटते हुए देखना मुझे अच्छा लगेगा। हॉस्पिटल में मूरो शेयर्स एग्रीमेंट फाइल देखती है। वहाँ फिर उसे फेई का फोन आता है। फेई उससे कहता है कि जब तक मैरिज प्रपोजल साइन नहीं होता मैं शेयर्स नहीं लूंगा। मूरो मैरिज फाइल साइन कर देती है। ऑफिस में सभी चेयरमैन सिलेक्ट करने के लिए वोटिंग करते हैं। सभी बाओ के फेवर में होते हैं। तभी मूरोंग वहां पहुंच जाती है। बाओ के अंकल उसे देखकर कहते हैं कि नया चेयरमैन फेई है। बाओ और जियाओ गुस्सा करते हैं। अंकल कहते हैं कि मेरे और फेई के शेयर्स तुमसे ज्यादा हैं। बाओ कहता है कि तुम इतनी जल्दी कैसे बदल सकते हो। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि फेई ने अंकल और आंटी को कैसे बेवकूफ बनाया होता है। वह मिस बाई का रूप बनाकर उनसे ऑफिस में मिलता है जहाँ दोनों पार्टी कर रहे होते हैं कि कंपनी पर हमने कब्जा आखिरकार कर ही लिया। अंकल कहते हैं कि अब फ्यूचर की चिंता करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास सबसे ज्यादा शेयर्स हैं। तभी वहाँ फेई मिस बाई का रूप बनाकर आता है। वह कहता है कि मीटिंग में चेयरमैन के साथ जो भी बिहेव किया गया वह अच्छा नहीं था। अंकल आंटी उसे देखकर सरप्राइज होते हैं। अंकल कहते हैं कि हमें बेवकूफ बना रहे हो, ये मिस बाई नहीं है, वह बहुत खूबसूरत है। फेई उन्हें जेड नेकलेस दिखाता है और कहता है कि ये तुम्हारे सारे गलत वर्ड्स की फाइल मेरे पास है। तुम्हें पता है कि अब आगे क्या करना है। इसीलिए कंपनी में अंकल आंटी फेई का साथ देते हैं। सभी को बाओ और जियाओ के रिलेशनशिप के बारे में भी पता चल जाता है। सभी जियाओ पर गुस्सा करते हैं कि फेई की मंगेतर होकर वो बाओ का साथ कैसे दे सकती है। फिर बाओ से कहते हैं कि तुम्हें कुछ कहना नहीं है क्या। बाओ कहता है कि अभी यह सब खत्म नहीं हुआ है। तब फेई कहता है कि तुम्हारे पास दादी के ठीक होने तक का समय है, तब तक तुम सुधर जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मीटिंग के बाद अंकल फेई को कहते हैं कि पुरानी बातें सब भूल जाओ, हम सब साथ हैं। फेई कहता है कि तुम्हें कुछ और नहीं करना है क्या। दोनों सॉरी कहकर चले जाते हैं। ऑफिस रूम में मूरोंग और फेई होते हैं। वह कहता है कि मुझे अब सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है, वो भी जल्दी। मूरोंग सरप्राइज होकर पूछती है कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हें जल्दी करना है और वो सबसे इम्पोर्टेंट है। फेई कहता है कि मिस बाई से शादी करना। वह कहती है कि तुम्हारी कंपनी की सारी प्रॉब्लम्स तो खत्म हो गई है, तुम्हें शादी करने की क्या जरूरत है। फेई कहता है कि मैं एक ट्रस्टवर्दी पर्सन हूँ जो अपना प्रॉमिस पूरा करता है। तुम मेरी मीटिंग मिस बाई से फिक्स करो, मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। मूरोंग सोचने लगती है। फेई उसे देखकर अपने मन में सोचता है कि मैं देखना चाहता हूँ तुम कब तक अपना ये नाटक कंटिन्यू करती हो। घर आने के बाद फेई मूरोंग से कहता है कि याद रखना शादी के लिए मीटिंग करानी है। वह सोचती है कि मुझे रात में ही यहाँ से निकल जाना पड़ेगा वरना मैं कुछ भी सही नहीं कर पाऊंगी। नाइट में मूरोंग चुपचाप वहाँ से निकल रही होती है कि लाइट ऑन हो जाती है। वहाँ चेयर पर फेई बैठा होता है और वो उससे कहता है कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो। मूरोंग कहती है कि मैं नाइट वॉक पर जा रही हूँ, क्या मैं नहीं जा सकती। फेई कहता है कि मुझे तुम फिर से छोड़कर जा रही थी ना। मूरोंग कहती है मैंने पहले तुम्हें कब छोड़ा है। फेई कहता है कि 10 साल पहले तुम हॉस्पिटल में मुझे छोड़कर चली गई थी। ये सुनकर मूरोंग चुप हो जाती है। फेई कहता है कि तुम्हारे फेस को देखकर तो लग रहा है कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। वह कहता है कि या फिर मैं तुम्हारी रियल आइडेंटिटी से बात करूँ। उसके बाद वह उसे बताता है कि मैं जानता हूँ तुम बई फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हो जो बचपन में खो गई थी और ऑर्फनेज में पली बड़ी है। तुम्हारा रियल नेम रूई है। मूरोंग कहती है कि तुमने सब याद कर लिया है। फेई कहता है कि मुझे ये भी याद है कि मैं कॉलेज में तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। मूरोंग कहती है कि मतलब तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है। फेई कहता है कि बाई फैमिली ने तुम्हें अच्छे तरीके से छुपाया पर
देखो मैंने तुम्हें खोज लिया और सब पता लगा लिया। तुम अपनी फैमिली को छोड़कर मेरे पास बॉडीगार्ड बनकर आई हो। इससे पता चलता है कि हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग है। क्या तुम अब मुझसे सच बताओगी या अभी भी झूठ ही बोलोगी? फेई कहता है कि 10 साल पहले हमने ब्रेकअप क्यों किया था? मोरोंग कहती है कि मैं नहीं बता सकती। तब फेई कहता है कि मैं समझ गया, जरूर हमारी फाइट हुई होगी, इसीलिए हमारा ब्रेकअप हुआ। क्योंकि अगर तुमने मुझे चीट किया होता तो तुम मेरे पास वापस नहीं आती, वो भी ऐसी सिचुएशन में जब मेरे पर इतना अटैक हो रहा है, जबकि तुम्हारी जान को भी खतरा है। मोरोंग कहती है कि तुम सही कह रहे हो, हमेशा तुम लड़ते रहते थे, इसीलिए हमने ब्रेकअप कर लिया। अब तुम्हें पता लग गया ना कि मैं कौन हूँ और मैंने ब्रेकअप क्यों किया, तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। इतना कहने के बाद वह वहाँ से जाने लगती है। तभी फेई कहता है कि मेरा दूसरा क्वेश्चन का आंसर तो देती जाओ, उससे पहले तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि तुम जब मुझे इतना पसंद करती हो कि मेरे लिए अपनी जान को खतरे में डाल रही हो, तो तुम मुझे छोड़कर अब क्यों जा रही हो? ये सुनते ही मोरोंग उसके गले लग जाती है और फेई कहता है कि मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें खुद से दूर बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगले दिन दोनों वर्क पर जाते हैं। मोरोंग कहती है कि तुम अभी भी व्हील चेयर का यूज क्यों कर रहे हो? फेई कहता है कि अभी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी बाकी है। तभी वहां आकर कोई फेई को किडनैप कर लेता है। फेई अपने आप को एक रूम में पाता है, उसके सामने बाओ और जियाओ बैठे होते हैं। फेई कहता है कि तुम हमेशा पीछे से क्यों अटैक करते हो, आखिर तुम मुझसे इतनी नफरत करते क्यों हो? बाओ कहता है बचपन से ही तुम सबके लाडले बेटे हो, मुझसे कोई प्यार नहीं करता था, तुम्हारे आगे कोई मुझे देखता तक नहीं था, सिर्फ तुम्हारे घर के अंदर ही राज चलता था, सभी को मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी ही लगा हूँ। फेई कहता है कि दादी तुम पर दया करके घर लाई थी जिससे तुम्हारी लाइफ बन सके, लेकिन तुम अपनी लाइफ सुधारना ही नहीं चाहते हो। बाओ कहता है कि मैं चाहे जितना भी अच्छा करूं, सभी तुम्हारी ही तारीफ करते हैं। हम दोनों के फादर एक हैं, लेकिन हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। मैं पिछले कार एक्सीडेंट में तुम्हें नहीं मार पाया था क्योंकि तुम लकी थे। अब ऐसी कोई गलती नहीं होगी, तुम ही मेरे रास्ते के सबसे बड़े कांटे हो। मैं तुम्हें बाहर फेंक कर रहूंगा और इसके लिए मुझे दोष मत देना। फेई कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुमने अभी भी अपना लेसन नहीं सीखा है। जियाओ कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम बाओ के सामने अपना सर झुकाओ, लेकिन तुम व्हील चेयर पर हो, तुम तो ऐसा कर ही नहीं सकते। बाओ और जियाओ दोनों हंसने लगते हैं। फेई कहता है कि तुम्हें लगता है तुम मुझे खत्म कर सकते हो? बाओ कहता है कि मैं तुम्हें जलाकर मार दूंगा। न्यूज में आएगा कि ग्रेट फाई हाउस फायर एक्सीडेंट में मर गया। और नाइफ लेकर फेई के पास जाता है, तभी अचानक से फेई उठकर उसका हाथ पकड़ लेता है और नाइफ गिर जाती है। वह उसकी बहुत पिटाई करता है। बाओ सरप्राइज होकर यह सब देखे जा रहा था। बाद में फेई अपना फोन निकालता है, उसने बाओ की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। वह कहता है कि इतना सब कुछ काफी है तुम्हें जेल भेजने के लिए। ये देखकर जिया आकर फेई के साथ खड़ी हो जाती है। वह कहती है कि मैंने आपको बहुत गलत समझा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। फिर बाओ की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि इसमें मुझे मजबूर किया था सारे गलत काम करने के लिए। बाओ यह सुनकर गुस्सा हो जाता है और जिया पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? फेई ये सुनकर जियाओ से कहता है कि मैं तुम्हें भी अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारी ट्रिक मुझ पर काम नहीं आएगी। बाओ कहता है कि मुझे पता है तुमने अंकल आंटी को कैसे बेवकूफ बनाया था, मैं उन्हें सब बातें बता दूंगा कि तुमने मिस पाई का ड्रेसअप करके नकली शेर असली किए थे। फेई कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसे के लिए अंकल मेरे खिलाफ जाएंगे? बाओ कहता है कि तुम तो यहाँ हो, लेकिन हॉस्पिटल में कोई बीमार है, मैं चाहूँ तो अभी कुछ कर सकता हूँ। फेई को चुप देखकर बाओ कहता है कि तुमने हमेशा मुझे नीचा ही दिखाया है, मैं बदला जरूर लूंगा। फेई ये सब सुनकर फोन मिलाता है। वहाँ से उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस यहाँ पर सब कंट्रोल में है, दादी की तबीयत भी बिल्कुल ठीक है और बाकी लोगों का भी ध्यान रखा जा रहा है। फेई कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे किडनैप किया है, ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैंने खुद को यहाँ किडनैप करवाया है तुम्हारे खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। तभी वहाँ अंकल और आंटी आ जाते हैं। बाओ उन्हें देखकर खुश होता है और कहता है कि अंकल ये सब इसका ही किया धरा है। आंटी कहती है कि बाओ अभी तो तुम अपनी गलती मान लो, तुमने प्रॉपर्टी के लिए फैमिली पर हमला किया
हमने पुलिस को फोन कर दिया है, वह तुम्हें लेने के लिए अभी आती ही होगी। थोड़ी देर बाद ही पुलिस आ जाती है। वह बाव को लेकर जाने लगते हैं। तभी वहाँ फेई के पास जाकर धीरे से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि हमारे पिताजी की डेथ कैसे हुई थी? फेई उससे सरप्राइज होकर देखता है। बाव कहता है कि पापा का मर्डर खुद तुम्हारी गर्लफ्रेंड मूरंग ने किया था। फेई कहता है कि मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करता हूँ। बाव कहता है कि विश्वास नहीं है तो दादी माँ से जाकर पूछ लो, वो तुम्हें सब सच बता देंगी। तभी उसकी आंटी आकर कहती है कि हमने दादी माँ को देखने के लिए हॉस्पिटल चलना चाहिए। हॉस्पिटल में फेई अपनी दादी को देखने जाता है। दादी फेई को अपने पैरों पर खड़ा देखकर बहुत खुश होती हैं। वह कहती हैं कि तुम ठीक कब हुए? तुमने तो मुझे भी बेवकूफ बना दिया। इतने दिन तुम अपने आप को कैसे छुपाए रहे? फेई और दादी जब बात कर रहे होते हैं तब वहाँ मूरोंग आती है। वह कहती है कि यह मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन है, हम आज ही दादी को डिस्चार्ज कर सकते हैं और घर ले जा सकते हैं। दादी उसे देखकर नाराज हो जाती है। वह फेई से कहती है कि ये यहाँ क्या कर रही है? मैंने तो इसे जॉब से निकाल दिया था। फेई मूरोंग से कहता है कि मुझे दादी से बात करनी है, तुम अभी यहाँ से चली जाओ, मैं उन्हें समझा दूंगा। फिर मूरोंग वहाँ से चली जाती है। फेई अपनी दादी से कहता है कि आप मूरोंग से नाराज क्यों हैं? दादी कहती है कि वह ठीक नहीं है और तुम्हारी सेफ्टी भी ढंग से नहीं रख पाई, इसीलिए मैंने उसे जॉब से निकाल दिया। फेई कहता है कि मेरे असिस्टेंट तो उससे भी ज्यादा खराब है, आपने उन्हें तो जॉब से कभी नहीं निकाला। दादी उसकी बातें सुनकर चुप हो जाती है। वह कहता है कि आप उसे पहले से जानती हैं, आप उसकी लाइफ स्टोरी भी जानती हैं, है ना? अगर आप मुझे नहीं बताना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मैं उससे शादी कर रहा हूँ। दादी ये सुनकर चौंक जाती है और गुस्से में कहती है कि तुम उस लड़की से शादी नहीं कर सकते हो, उसने तुम्हारे फादर को मारा है। फेई कहता है कि आपने तो मुझे बताया था कि उनकी डेथ कार एक्सीडेंट में हुई थी। दादी कहती है कि अगर मैं सच बताती तो क्या तुम सहन कर पाते? वह कहती है कि सबसे ज्यादा तुम्हें ही दुख होता, क्योंकि तुम उस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मेमोरी कैसे गई होगी? तुम इतने दर्द में थे, इतने परेशान थे कि मैंने ही तुम्हारी उस लड़की से जुड़ी हुई सारी यादें हिप्नोटाइज करके हटा दी। फेई कहता है कि लेकिन उसके पास मारने का कोई रीजन नहीं था। दादी कहती है कि तुम कितने भोले हो, तुम 10 साल पहले उसे घर लेकर आए थे, जैसे कि चोर को लेकर आया जाता है। तुम्हारे पापा ने उसे चोरी करते हुए पकड़ा था घर के अंदर और इसीलिए उसने तुम्हारे फादर को चाकू मार दिया। फेई कहता है अगर ऐसा था तो वो जेल में क्यों नहीं है, आराम से घूम क्यों रही है? उसकी दादी कहती है कि तुम बाई फैमिली को नहीं जानते हो, वो काफी पावरफुल है, उन्होंने सेल्फ डिफेंस का बहाना बना दिया, इसीलिए उसे छोड़ दिया गया। फेई कहता है कि मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। दादी कहती है तुम्हारे विश्वास करने या न करने का कोई फायदा नहीं है, तुम चाहते हो तो डायरेक्टली मूरोंग से पूछ सकते हो कि क्या वह हमारे घर 10 साल पहले आई थी। दादी की बातें सुनकर फेई गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फेई अपने घर आता है तब मूरोंग को वेट करते हुए देखता है। वह काफी खुश लग रही थी। मूरोंग उसे देखकर कहती है कि दादी ने क्या कुछ कहा है? फेई कहता है कि दादी ने मुझे 10 साल पहले वाली सारी बातें बता दी हैं। वह कह रही थी कि तुम हमारे घर भी आई थी। फेई की बातें सुनकर मूरोंग शॉक्ड हो जाती है। फेई अपने मन में सोचता है कि प्लीज हाँ कर दो कि तुम उस घर में आई थी, दादी की बात सच ना हो। लेकिन मूरोंग कहती है कि मैं उस घर में कभी नहीं आई। फेई कहता है चलो ध्यान से याद करो, तुम उस घर में कब आई थी? मूरोंग फिर से मना कर देती है। गुस्से में कहती है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मूरोंग कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्या तुम्हें कुछ सुना है? फेई कहता है कि 10 साल पहले हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ था? वह कहती है कि हमारी फाइट हुई थी। तब फेई कहता है कि लेकिन फाइट क्यों हुई थी और मुझे सभी रीजन सच सच बताओ। मूरोंग कहती है कि ऐसा कोई खास रीजन नहीं था। फेई कहता है कि हमारा ब्रेकअप इसीलिए हुआ था क्योंकि तुमने मेरे फादर को मार दिया था, ये बात सही नहीं है क्या? वह कहता है कि 10 साल बाद तुम फिर से मेरे पास क्यों आई हो, तुम्हें इसमें बहुत मजा आ रहा है क्या? मूरोंग कहती है कि मुझे अपनी बात रखने का एक मौका तो दो। फेई लेकिन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मूरोंग उससे बात करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसका असिस्टेंट उसे रोक देता है। अगले दिन फेई अपने ऑफिस में अंकल आंटी के साथ होता है। वह दोनों को कंपनी में बड़ी पोजीशन देता है और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। ऑफिस में मूरोंग फेई से बात करने आती है।
पर वह बात करने से मना कर देता है। वह उसे समझाने की कोशिश करती है, पर वह कहता है कि तुम्हारा कोई भी रीजन हो, पर मेरे डैड को तुमने मारा है ये मैं कभी भूल नहीं सकता। फेई कहता है कि अगर तुम्हें बात ही करनी थी तो पहले मेरी डैडी से माफी मांगो। मूरो ऐसा करने से मना कर देती है। वह कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कोई चीट नहीं कर सकती, लेकिन वह एक धोखेबाज आदमी था और मेरे पास उस समय और कोई चॉइस नहीं थी, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। तभी उसके अंकल कहते हैं, लेकिन तुमने मेरे भाई को मारा था। आंटी कहती है कि तुमने उन्हें 8 बार चाकू मारा था। ये सुनकर मूरो शॉक्ड हो जाती है और फिर गुस्सा हो जाता है। मूरो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। फेई कहता है कि ऐसा क्या था जो मैंने तुम्हें नहीं दिया, मैंने तुम्हें वो सब कुछ दिया, फिर भी तुमने मेरे घर से चोरी किया, ऊपर से मेरे डैडी को पकड़ लिया और उन्हें मार भी दिया। मूरो कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं चुराया था। फेई कहता है कि मैं तुम्हारे प्यार में बिल्कुल अंधा हो गया था जब मैंने ये सब किया, पर अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मूरो कहती है कि मुझे लगता है तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरा विश्वास भी करोगे। फेई कहता है कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। ये सुनकर मूरो गुस्सा होकर उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम बाप बेटे एक जैसे ही हो। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ दादी आती है। वह फेई को परेशान देखकर पूछती है कि क्या हुआ है, मुझे बताओ क्या बात है। फेई कहता है कुछ नहीं, लेकिन आप ऑफिस क्यों नहीं आई। दादी कहती है कि मार्केट से हमारे सारे न्यू प्रोडक्ट्स वापस आ गए हैं। ऐसा कैसे हुआ है। अंकल कहते हैं कि ये सब बाई फैमिली का किया हुआ है। फेई कहता है कि मैंने उनकी बेटी को नाराज किया है और उन्होंने बदला लिया। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। दादी अंकल आंटी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम क्या कर रहे थे, लेकिन अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं नया और पुराना हिसाब एक साथ पूरा करूंगी और इस बार तुम्हें माफ नहीं करूंगी, याद रखना मेरी बात को। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मुरेन अपने घर में सैंग के साथ होती है। वह कहती है कि मैंने उसके पापा को बेहोश होने से पहले सिर्फ एक ही बार चाकू मारा था, उन्होंने 8 बार क्यों कहा। सैंग कहती है कि उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो चुकी हैं, हम इसी काम के लिए यहाँ पर आए थे, अब हमें वापस चलना चाहिए। मूरो कहती है कि मैं फेई को सही बात बताना चाहती हूँ। वह उससे मिलने के लिए उसके पास जाती है। फेई दोस्तों के साथ होता है। वह कहता है कि अगर तुम ड्रिंक करोगे तो मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। मूरो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और बेहोश हो जाती है। फेई उसके फ्रेंड सैंग को बुलाता है। मूरो की ऐसी हालत देखकर उसकी फ्रेंड फेई को थप्पड़ मार देती है। सैंग कहती है कि तुम्हें पता भी है उसके साथ क्या हुआ है, उसने तुम्हारे फादर को चाकू क्यों मारा था। वह कहती है कि 10 साल पहले जब तुम उसे लेकर अपने घर आए थे तो तुम थोड़ी देर के लिए घर के बाहर चले गए थे। उसी वक्त नशे में तुम्हारे डैड घर पर आए और उन्होंने मूरो के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, इसीलिए उसने तुम्हारे पापा को चाकू मार दिया था। इतना सुनने के बाद फेई अपने दादी को खोजने घर जाता है। वहाँ पर कोई नहीं था। वह अपने अंकल के पास जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि अंकल और आंटी दादी को लेकर कहीं चले गए हैं। इधर एक लोनली गोडाउन में दादी अंकल और आंटी के साथ होती है। दादी कहती है कि मैं जानती थी तुम्ही ने मर्डर किया था, लेकिन फैमिली होने की वजह से मैंने तुम दोनों को बचा लिया और तुम दोनों मुझे ही मारना चाहते थे। तुम दोनों को तो शर्म आनी चाहिए। मुझे तुम लोगों पर विश्वास नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हारे पास अपने लोग छोड़ रखे थे। अंकल कहता है कि इस सब के जिम्मेदार भी आप ही हैं। आप जानती थी, लेकिन आपने सबसे यह बात छुपा रखी थी। तुम भी मर्डर में हमारे साथ शामिल हो। वहाँ पर फेई आता है। वह अपनी दादी से कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आखिर मुझसे सच क्यों छुपाया। उसकी दादी कहती है कि मेरा एक बेटा मर चुका था और दूसरों को मैं बचाना चाहती थी। मैं अपने दूसरे बेटे को भी जेल कैसे भेज सकती थी। यह हमारी फैमिली की रेपुटेशन का सवाल था। मुझे कंपनी भी संभालनी थी, लेकिन अब मैं सब कुछ पुलिस को बता देना चाहती हूँ। कंपनी अब मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम्हें इससे आगे बढ़ाना होगा और संभालना होगा। दादी फेई को एक फोटो एल्बम देकर जाती है जिसमें उसकी और मूरो की फोटो होती है। वह मूरो से माफी मांगता है और उसे फिर से अपना साथ रहने के लिए तैयार लेता है। और इसी सीन के साथ हमारे इस ब्यूटीफुल से ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर तो जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।